हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राहुल सांस्कृतियायन के द्वारा रचित जो पाठ है ल्हासा की ओर के विषय में पढ़ेंगे। इसका सार समझेंगे। इस पाठ के अंदर जो मुख्य बातें हैं उनको हम समझेंगे। ठीक है। जो राहुल सांस्कृतियायन हैं, इन्होंने एक ल्हासा की ओर एक तिब्बत यात्रा लिखी सन 1929-30 में, जब ये नेपाल के रास्ते से जब इन्होंने वो यात्रा की थी। ठीक है। उस समय जो भारतीय थे उनको तिब्बत यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, जिस कारण जो राहुल सांस्कृतियायन थे उन्होंने एक भिखारी के वेश में तिब्बत यात्रा की थी और उन्होंने तिब्बत की राजधानी ल्हासा, क्या है तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले जो कठिन रास्ते हैं उनका वर्णन बहुत ही रोचक तरीके से यहाँ पे किया है। और जब राहुल जी ने ये यात्रा की तब फ्री कलिम्पोंग का मार्ग नहीं खोला गया था। ये एक रास्ते का नाम है, एक सीमावर्ती जो स्थान है उसका नाम है। इसलिए जो भारत की वस्तुएं नेपाल होकर तिब्बत जाती थी, इसे जो सैनिक व व्यापारिक रास्ता भी कहा जाता था। और मार्ग में जो स्थान स्थान पर जो चीनी सेना की जो चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें चीनी पलटन मतलब जो सैनिक होते थे वो रहते थे, किंतु आजकल वे दुर्ग गिर चुके हैं, वो किले गिर चुके हैं और उनमें अब किसान रहते हैं। मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ा और वो जातिगत भेदभाव नहीं, और न ही स्त्रियां वहाँ पर्दा करती थी, वहाँ पर जातिगत भेदभाव नहीं था। वे आपके लिए निसंकोच खाना पका देंगी, वे चाय बना देंगी, वे यात्रियों की खूब सेवा करती हैं। परित्यक्त चीनी किले से चाय पीने के पश्चात जब लेखक आगे बढ़ा तो उन्हें राहदारी देनी पड़ी। राहदारी यहाँ पर एक चिट्ठी है, एक पहचान के लिए दी गई चिट्ठी कह सकते हैं। उनको राहदारी देनी पड़ी। उस दिन वे थोड़ला के पहले अंती गांव में पहुंच गए थे और उनके सहायक जो सुमती के जान पहचान के आदमी थे, भिखमंगे मतलब भिखारी के वेश में होने पर भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिली। लेखक 5 वर्ष पश्चात एक यात्री के रूप में स्थान से गुजरा था, किंतु तब उसे किसी ने अच्छी जगह नहीं दी थी। लेकिन देखो किस्मत की बात है, जब एक भिखारी के वेश में गया तो वहाँ पर उन्होंने इतना अच्छा स्थान मिला। यह वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति पर मतलब उनके मन की जो भावना है उस पर निर्भर करती है सारी चीज़ें। लेखक को अब सबसे खतरनाक मार्ग डाड़ा थोड़ला पार करना था। तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान यही ठाड़े था और यहाँ दूर दूर तक मार्ग के दोनों ओर गांव नहीं थे। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह थी छिपने के लिए। ऐसे स्थान पर वे खून की वहाँ परवाह नहीं की जाती थी और न ही सरकारी इस ओर ध्यान देती थी। हथियार का कानून न होने के कारण वह लाठी की भांति लोग पिस्तौल बंदूक रखते थे। इस मार्ग पर अनेक खून हो चुके थे, किंतु लेखक खून की परवाह नहीं की उन्होंने, और क्योंकि वह भिखमंगे के वेश में था। पहाड़ की ऊंची चढ़ाई और पीठ पर सामान लदा हुआ था, क्योंकि वो ऊंचे स्थानों पर था। वो अगला पड़ाव 16-17 मील की दूरी पर था। लेखक के सहायक ने 2 घोड़े लेने की सलाह दी कि भाई घोड़े पे चलते हम। अगले दिन वे 2 घोड़ों पर सवार हो गया, लेखक और उसका साथी। ठीक है। वहाँ हजारों मील तक पहाड़, बीटे की ओर दिखाई देने वाले पहाड़ तो बिल्कुल नंगे, ना उन पे घास वगैरह थी ना कुछ पेड़ पौधे थे। और डाड़े के सबसे ऊंचे स्थान पर वहाँ के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों, रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया हुआ था। लेखक के साथ कुछ और घुड़सवार भी चल रहे थे। अब चढ़ाई जो थी वो कम थी, किंतु जो उतराई थी, चढ़ तो वो ज़्यादा गया लेकिन उतरने का जो वो टाइम था, समय था, वो ज़्यादा हो गया था। लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त पड़ गया था, थक गया था, इसलिए लेखक अन्य सवारों से पिछड़ गया, उनके पीछे चल रहा था क्योंकि घोड़ा थक चुका था। आगे चलकर 2 मार्ग फूट रहे थे, 2 रास्ते थे। लेखक गलत मार्ग पर चल पड़ा बीच में। एक तो उसका घोड़ा भी थक गया, ऊपर से वो रास्ता भटक गया। 1.5 मील चलकर पता चला कि वह गलत मार्ग पर जा रहा है। उसने लौटकर सही मार्ग पकड़ा और गाँव से मील भर की दूरी पर लेखक सुमती के साय के 4-5 बजे उसको मिला। वह उस पर लाल पीला उठा, किंतु लेखक ने जो घोड़े की धीमी गति का बहाना बताकर उसे शांत कर दिया। लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। पहले उन्होंने चाय, सत्तू जो का एक आटा होता है, सत्तू, और उन्होंने चाय वगैरह भी वहाँ पर पी। ठीक है। वो लेखक के साथ तो वहाँ पे पहुँच गया था
उन्हें धीमी गति का बहाना बना दिया था। उन्होंने पहले चाय सत्तू खाया और रात में गर्मा गर्म थुक्पा भी पिया। ये सत्तू या चावल के साथ मूली भी होती है इसमें साथ में। अंत जो लेखक है टेनरी के विशाल मैदान में पहुंच गया, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा लगता था। उसमें एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई देती थी। उसी पहाड़ी का नाम टेनरी समाधिगिरी था। वहाँ सुमति के अनेक यजमान थे जिनके पास वह जाना चाहता था, किंतु लेखक ने उसे जाने की आज्ञा नहीं दी। हाँ, इतना अवश्य कहा कि जिस गांव में वे रुके थे उसी गांव के यजमानों में वह गंडे बांट सकता था। सुमति ने यह बात भी स्वीकार की कि दूसरे दिन उन्हें कोई भारिया नहीं मिला। वह सुबह ही आगे चल दिए। तिब्बत में 10-11 बजे तक बहुत तेज़ धूप होती है। वे 2 बजे तक सूरज की ओर मुंह करके चलते रहे और जो उनका जो ललाट मतलब माथा धूप से जलता रहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत से छोटे बड़े जमींदारों में बटी हुई है। प्रत्येक जमींदार अपनी अपनी ज़मीन पर खेती स्वयं कराते हैं, जिसके लिए जो मजदूर है बेगार में मतलब उनको वेतन नहीं दिया जाता था। खेती का प्रबंध देखने के लिए किसी भिक्षुक को भेज दिया जाता था। वह किसी राजा से कम नहीं होता। सुमति के यजमान शेखर की खेती का मुखिया भिक्षु बहुत अच्छा व्यक्ति था और वह लेखक के भिखारी के वेश में होने पर भी बहुत प्रेम से मिला। वहाँ उन्हें एक मंदिर में ठहराया गया और इस मंदिर में कंजूर का मतलब बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिपि की 103 पोथियाँ रखी हुई थी। कितनी? 103। वे मोटे और अच्छे कागज पर लिखित थी। एक एक पोथी का बोझ 15-15 सेर से कम न था। लेखक उनमें रम गया तथा सुमति दूसरे दिन तक अपने यजमानों से मिलकर लौट आया। टेनरी गांव वहाँ से दूर नहीं था। उन्होंने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और अपने मार्ग पर चल दिया। तो ये इस पाठ की जो मुख्य बातें थी जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं, आपको समझाई हैं, जो मेन इसमें बातें थी। थैंक्स स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।